ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं सुनील दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि आज की क्लास का महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, वो टॉपिक क्या होगा जिसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा ज्योग्राफी के अंतर्गत रनिंग टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी अर्थात जलवायु विज्ञान। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जलवायु विज्ञान के संबंध में बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। तो आज जिस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करनी है वो है वायु दाब व दाब पेटियां। वायु दाब व एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट्स की हमें चर्चा करनी है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, एक जनरल स्केलेटन बनाएं कि इस टॉपिक के तहत हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो दरअसल सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या बला है, कि अर्थात ये जो हमारा वायुदाब है ये क्या चीज है, वायुदाब क्या है, इसका एक सामान्य परिचय हम इससे संबंधित चीजों को देखेंगे। और उसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है कि वायु दाब व तापमान, तापमान से इसका क्या रिलेशन है। फिर हम लोग देखेंगे कि वायु दाब व पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की गतियों से इसका क्या संबंध है, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आज की ही क्लास में हम लोग देखेंगे कि दाब पेटियां कितने प्रकार की हैं, अर्थात प्रेशर बेल्ट्स हमारी कितनी प्रकार की हैं। तो मूलतः इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं कि दाब क्या है, व्हाट इज प्रेशर। और इसमें हमें देखना है कि वायु दाब क्या है, ध्यान रखना है। विज्ञान के दाब से ज़्यादा महत्व हमें देना है इस शब्द पर कि हमारा वायुमंडलीय दाब क्या है, वायु दाब क्या है, या यूं कहें वायुमंडलीय दाब क्या है, इसको देखते हैं। स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हमें एक चित्र की ओर कंसंट्रेट करना होगा। ये हमारी पृथ्वी हुई, ये इसका इक्वेटर हुआ, ये इसका नॉर्थ पोल हुआ, ये इसका साउथ पोल हुआ। अब स्टूडेंट, इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा तो स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी के चतुर्दिक वायु का एक मिश्रण पाया जा रहा है। पृथ्वी के चतुर्दिक वायु का एक मिश्रण पाया जा रहा है और उसी मिश्रण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल में मिश्रित विभिन्न प्रकार की गैसों का अपना भार है, अपना इनका वेट है। तो ये क्या करेंगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आकर्षित होकर के धरातल की ओर एक बल आरोपित करेंगी, धरातल की ओर एक भार आरोपित करेंगी। और ये जो वायु के द्वारा आरोपित भार है यही हमारा वायुमंडलीय दाब है, यही हमारा वायुदाब है, यही हमारा वायुदाब है। तो अब देखें स्टूडेंट, इसकी अगर एक हमें परिभाषा लिखनी हो तो हम इसको कैसे इस चीज को स्पष्ट करेंगे कि पृथ्वी के चतुर्दिक, पृथ्वी के चतुर्दिक, पृथ्वी के चतुर्दिक पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित वायुमंडल, स्थित वायुमंडल में गैसों का अपना भार होता है। ये गैसें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल की ओर एक भार आरोपित करती हैं, यही वायु दाब कहलाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये इसकी एक अच्छी सी परिभाषा आ गई। इसको अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें कि सबसे पहले हमने देखा कि वायु दाब हमारा क्या है। तो हमने देखा कि हमारे वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के धरातल की ओर लगाया जाने वाला अर्थात आरोपित भार ही हमारा वायुदाब है। अब हम लोग दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षणों से हम लोग परिचय होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका सामान्य परिचय क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। किसके सामान्य परिचय, अर्थात हम वायु दाब के सामान्य परिचय की बात हम करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट, इसके सामान्य परिचय में हम लोग सामान्यतः क्या क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं। जो सबसे पहली बात हमने देखी कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी के धरातल की ओर एक भार आरोपित कर रहा है और यही हमारा वायुदाब हुआ। अच्छा देखें, तो पृथ्वी पर ये जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चतुर्दिक व्याप्त इसका वायुमंडल है। पृथ्वी के चतुर्दिक व्याप्त इसका वायुमंडल है। अब देखें स्टूडेंट, ये वायुमंडल अपनी विभिन्न परतों के साथ जब इसमें एक दाब आरोपित करेगा हमारी पृथ्वी पर, ये हमारी अर्थ है, तो स्वभावतः हमने देखा है कि वायुमंडल धरातल के समीप ज़्यादा घनीभूत है, अधिक डेंस है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वायुमंडल हमारा विरल होता जाएगा। ये वायुमंडल की संरचना की क्लास में हमने देखा कि वायुमंडल किस तरह से विभिन्न परतों में बटा हुआ है, इसका स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ पर हमने देखा। लेकिन यहाँ हमें क्या बात समझनी है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायुमंडल हमारा विरल होता जाएगा। सामान्य सी बात है, विरल होता जाएगा। तो अब स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब धरातल के समीप वायुमंडल हमारा अत्यधिक सघन है तो इसका मतलब धरातल के पास अत्यधिक भार आरोपित होगा, और ऊपर जाने पर वायुमंडल घनीभूत कम है तो इसका मतलब आरोपित भार की मात्रा भी कम होगी। फिर ऊपर जाएंगे तो और कम भार आरोपित होगा। अर्थात हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि समुद्र तल, अब यहाँ पर समुद्र तल का अर्थ समझिएगा कि पृथ्वी के सभी उच्चावचों को समान कर दिया जाए, इक्वल मान लिया जाए। उच्चावचों से क्या अर्थ है कि अर्थात पर्वत, पठार, घाटी इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं इन सबको हम एक इक्वल लेवल पर मान लें तो उस ऊंचाई का जो प्रारंभिक मेजरमेंट होता है उसको हम लोग समुद्र तल बोलते हैं। अर्थात जो हमारा सी लेवल है सबको उसी ऊंचाई पर लाके रख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी ऐसे ही बराबर है, इसी तल पर बराबर है। तो देखें तो जो सबसे निचला तल होगा वो समुद्र तल कहलाएगा, तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अर्थात जो हमारा वायुदाब है वो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। फिर दूसरी एक कंक्लूजन पर हम पहुंचे कि ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटेगा। ऊंचाई के साथ वायुदाब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ऊंचाई के साथ कम होगा। क्यों कम होगा ये मैंने आपको यहाँ पर डिटेल किया। अच्छा, अब दूसरी बात समझ लें कि स्टूडेंट यहाँ पर ये है हमारी इक्वेटर लाइन, ये है हमारी इक्वेटर लाइन। अब इक्वेटर लाइन से हम ध्रुवों की ओर मूव कर रहे हैं, तो हमने देखा कि इक्वेटर लाइन
पर सूर्य तप सर्वाधिक प्राप्त होता है। तो इस जगह पर इक्वेटर लाइन पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होने की वजह से तापमान भी अधिक होगा और संवहनिक धाराएं चलती हैं। तो तापमान अधिक होने की वजह से वायु विरल हो जाती है, जिससे वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इसी को हम लोग संवहनिक धारा, कन्वेक्शनल करंट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर वायु इक्वेटर लाइन पर जब वायु क्या होगी, हल्की हो जाएगी, विरल हो जाएगी, तो इसके द्वारा आरोपित भार भी कम हो जाएगा, अर्थात इक्वेटर पर वायु दाब कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके सामान्य परिचय में एक बात लिख सकते हैं ना कि भूमध्य रेखा पर स्थिति क्या होगी, कम। अब आइए ऊपर की ओर चलते हैं। ये मान लीजिए ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आर्कटिक वृत्त, ये अंटार्कटिक वृत्त और ये पोलर रीजन। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान का अक्षांशीय वितरण हमें बताता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम हो रहा है। जब तापमान कम हो रहा है तो वायु गर्म होकर के विरल होने की दर भी इसकी कम होगी, अर्थात वायु ध्रुवों की ओर जाने पर सघन होगी। जब सघन होगी तो उसके द्वारा आरोपित भार भी अधिक होगा। तो हम ये तथ्य निकाल सकते हैं कि ध्रुवों की ओर जाने पर वायु दाब बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाने पर वायु दाब बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें इस बात पर कंसंट्रेट करना है कि एक सिद्धांत ये बन रहा है कि ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम मिलता है तो वायु शीतल होगी, भारी होगी और क्या होगी, दाब अधिक आरोपित करेगी। अर्थात हम इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे ऊपर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आरोपित भार अधिक होगा और वायुदाब अधिक होगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखें कि सामान्य ताप पतन दर के आधार पर हमने पढ़ा कि धरातल से जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो भी तो तापमान का ह्रास होता है। तापमान का ह्रास होगा तो ऊपरी वायुमंडल हमारा ठंडा होगा, तो पवनें शीतल होंगी। जब वायु शीतल होगी तो उसके द्वारा आरोपित भार भी अधिक होना चाहिए। लेकिन जब हम लंबवत ऊपर जा रहे हैं, अपने धरातल से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि समुद्र तल पर सर्वाधिक और ऊंचाई के साथ घटेगा। क्यों घटेगा? वो जबकि ऊपर तो वायु शीतल है तो अधिक भार आरोपित होना चाहिए। तो धरातल के नज़दीक की तुलना में ऊपर से अधिक भार वायुदाब अधिक होना चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है कि वायु शीतल हो रही है और वो वजन भी है, उसका आरोपित भार भी अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तथ्य ये होता है कि ऊपर जाने पर वायु विरल हो जाती है, वायु की सघनता कम हो जाती है। तो शीतल तो होती है लेकिन चूंकि उसकी सघनता कम होती है इसलिए औसत रूप से वो ऊपर जाने पर वायुदाब हमारा कम होता चला जाता है। तो आई थिंक कि ये बात आपको स्पष्ट हुई। फिर मैंने बताया कि ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ेगा, तो जब ध्रुवों पर सर्वाधिक हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्रश्न बनते हैं, खूब जबरदस्त प्रश्न बनने की संभावना है यहाँ पर। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल एकदम क्लियर रखें। पूछ सकता है कि सबसे कम वायुमंडलीय दाब कहाँ पाया जाएगा, तो इक्वेटर पर पाया जाएगा। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाएगा, तो आपको उठा के रख देना है, ध्रुवों पर पाया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें, कभी कभी प्रश्न बनता है कि इसकी वैल्यूज से उठा लेते हैं कि अगर हम देखें समुद्र तल मतलब अगर सभी ऊंचाइयों को हम बराबर कर दें तो उस जगह पर और हमारी पृथ्वी पर लगने वाला जो औसत वायुदाब है उसकी मात्रा पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका मेजरमेंट करने की जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है। मात्रक इसका होता है मिली बार। हम इसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से इंडिकेट करते हैं, इसका मात्रक क्या है, मिली बार। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी समझ लेते हैं कि 1013
1013.25 मिली बार, ये इसकी सामान्यतः वैल्यू होती है। तो इस सामान्य परिचय में एक बात ये भी जान ले कि हमारा जो औसत वायुमंडलीय दाब है, पृथ्वी पर आरोपित दाब है, वो कितना है? 1013.25 मिली बार। इस तरह से सामान्य परिचय में एक इंफॉर्मेशन ये हमने देखी। अब देखें एक चीज की, अक्सर एक प्रश्न पूछता है, ये भी आपको तैयार करना होगा कि वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र से करते हैं? तो उसका नाम क्या है हमारा? बैरोमीटर। किस यंत्र से करते हैं? बैरोमीटर। अच्छा, अब एक बात को समझें। एक और प्रश्न बनता है कि हमारे मानचित्र में, जो मानचित्र है हमारी पृथ्वी का, उसमें वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करते हैं किससे? तो उस चीज को देखें। दरअसल होता क्या है कि समान मानचित्र में, सबसे पहले देखें कि मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा के माध्यम से समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को प्रदर्शित किया जाता है समदाब रेखा के माध्यम से। इस तरह से एक अगला अगर हम देखें तो एक बात को सदैव ध्यान रखना, हालांकि वो पवन प्रवाह का विषय है और मेरी आदत है कि मैं आपको विषयांतर बिल्कुल ना करता हूँ ना होता हूँ, लेकिन फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर वायुदाब के सामान्य परिचय के विषय में इतनी बातें देखें। पवन प्रवाह में मैं उसकी चर्चा करूँगा कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर पवन का प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, वो ये है कि वायुदाब और तापमान का संबंध। तो एक अगर मैं अगला बिंदु आपके सामने यहाँ पर रखूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। वायुदाब व तापमान। वायुदाब और तापमान के बीच में संबंध क्या है? आइए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट, वायुदाब और तापमान के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। जब भी तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब हमारा कम होगा और जब भी तापमान घटेगा तो वायुदाब हमारा अधिक होगा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इस बात को समझ लें। सूर्य के द्वारा मिलने वाला जो सूर्य तप है हमारा, वो जिन जगहों पर सीधे प्राप्त होगा वहां पर तापमान अधिक होगा और जिस जगह का तापमान अधिक होगा तो वहां की वायु क्या होता है? वायु विरल हो जाती है। इस तरह से वायु विरल हो जाएगी और विरल होके ये क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। जब वायु हल्की हो जाएगी तो उसका भार हल्का हो जाएगा और उस पर उसके द्वारा आरोपित दाब भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वायु दाब का तापमान से क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। वो कैसे? व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात कि अगर हम दाब को बढ़ा दें, ताप को बढ़ा दें, अगर हम ताप को बढ़ा दें तो दाब की स्थिति क्या होगी कि दाब घट जाएगा। अगर तापमान हमारा कम हो गया तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान कम होगा, वायु ठंडी होगी, शीतल होगी, भारी होगी और उसके द्वारा आरोपित भार अधिक होगा और वायुदाब हमारा बढ़ जाएगा।
तो स्टूडेंट इस ढंग से अगर हम सोचें, वायुदाब और तापमान के बीच में ये जो संबंध हमने व्युत्क्रमानुपाती देखा, इसके आधार पर देखें तो हम ध्रुवों की ओर जैसे जा रहे हैं क्रमिक रूप से वायुदाब में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी विसंगतियों को देखेंगे और देखेंगे कि ये अगर मैं इस जगह को मान लूँ 23.5 कर्क रेखा, तो इसी के पास 30 से 35 डिग्री की एक पेटी बनेगी, जिसको कि हम लोग उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट कि 60 से 65 के बीच में एक पेटी बनेगी जो कि निम्न वायुदाब की होगी। निम्न वायुदाब की पेटी होगी, ये उच्च वायुदाब की पेटी होगी और यहाँ पर ये निम्न वायुदाब की पेटी होगी। तो ये तापमान के साथ जो इसका संबंध है हमारे ग्लोब में सदैव स्थिर नहीं है, थोड़े से परिवर्तन आ जा रहे हैं। कहीं पर दाब उच्च है तो कहीं पर दाब निम्न है। ये परिवर्तन क्यों आते हैं, इनकी चर्चा अभी हम लोग दाब पेटियों अर्थात प्रेशर बेल्ट में करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि वायुदाब का तापमान से क्या संबंध है। अब स्टूडेंट हम लोग अगली चीज देखेंगे कि वायुदाब का पृथ्वी की गतियों से क्या संबंध है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात को देख लेते हैं। अर्थात हम यहाँ पर अगर एक हेडिंग डालें कि वायु दाब और पृथ्वी की गतियां, अगर मैं इनकी दोनों की चर्चा करूं तो इसमें क्या संबंध आएगा, इसमें हमें देखना है कि क्या संबंध होगा। पृथ्वी की गतियां, अब स्टूडेंट देखें, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व गति करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व गति करती है और अपने आप को 23.5 डिग्री झुका के गति करती है। 23.5 डिग्री का झुकाव लेते हुए अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अच्छा, तो इससे होगा क्या, तो स्टूडेंट इस बात को बहुत गहरे से समझेंगे। चूंकि पृथ्वी का हमारा आकार जियोइड है, ये बिल्कुल गोलाकार नहीं है, अर्थात ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी चपटी है, जैसा कि इसमें आप आकार देख सकते हैं, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अधिक है। जब भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अधिक होगा और जब ये अपनी घूर्णन गति करेगी, तो भूमध्य रेखा पर आरोपित होने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, अपकेंद्रीय बल। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर अपकेंद्रीय बल प्रभावी होगा। अपकेंद्रीय बल प्रभावी होगा। जब अपकेंद्रीय बल प्रभावी होगा तो स्टूडेंट अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत क्या है कि वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो जब केंद्र से बाहर की ओर लगेगा तो स्वभावतः इस स्थान पर इक्वेटर के एरिया में वायुदाब कम होगा। तो इसका जब ये प्रभावी होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, वायुदाब कम होगा, वायुदाब क्या होगा, कम होगा। अब स्टूडेंट हम लोग और ऊपर चले, जब हम देखेंगे ध्रुवों की अगर स्थिति के बारे में देखें तो ध्रुवों पर पृथ्वी हमारी चपटी, अर्थात ध्रुवों पर पृथ्वी का व्यास बहुत कम है। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि इस जगह पर ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय बल प्रभावित होगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, प्रभावी होगा। जब अभिकेंद्रीय बल प्रभावी होगा तो दाब की स्थिति क्या होगी, वायु दाब यहाँ पर कैसा होगा, अधिक होगा, वायुदाब अधिक होगा। अभिकेंद्रीय बल प्रभावी होगा तो वायुदाब अधिक होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि वायुदाब और पृथ्वी की गतियों का संबंध क्या है कि भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से वायुदाब कम होगा।
कम होगा कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और दूसरी बात हमने क्या सीखी? ध्रुवों पर अभिकेंद्रीय बल प्रभावी होगा, जिससे वायुदाब अधिक होगा, वायुदाब अधिक होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने वायुदाब का तापमान से संबंध सीखा और वायुदाब का पृथ्वी की गतियों से संबंध सीखा। ये हमने क्यों सीखा? इसलिए सीखा कि अभी जब हम लोग प्रेशर बेल्ट का स्टडी करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रेशर बेल्ट हैं जिनकी उत्पत्ति और दशा दिशा में तापमान की प्रभाविता है, और कुछ ऐसी प्रेशर बेल्ट्स हैं जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और दशा दिशा में गति का कारण प्रभावी है, पृथ्वी की गति प्रभावी है। तो इसलिए इन दोनों को प्रेशर बेल्ट के आरंभ में ही सीख लेना उचित है। तो इस तरह से इन दोनों बातों को सीखा हमने। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितनी प्रकार की प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। तो प्रेशर बेल्ट की हम लोग अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर इस बात को कह दूं कि ये भी हमने सीखा यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे? दाब पेटियों को सीखेंगे। दाब पेटियां अर्थात ये प्रेशर बेल्ट्स को हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट, सामान्यतः पहले बात को समझें, एक आदर्श दशा क्या है? अभी अभी मैंने ये बात आपके सामने स्पष्ट की कि वायुदाब की एक आदर्श दशा ये कहती है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ें, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ें, तो वायुदाब में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि तापमान में कमी हो रही है, तापमान में कमी हो रही है। लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं पाया जाता, ऐसा सर्वथा नहीं पाया जाता। तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे पार्टिकुलर प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे अक्षांशीय स्थान हैं, अक्षांशीय पेटियां हैं, जहां पर कुछ जगहों पर वायुदाब अधिक है और कुछ जगहों पर वायुदाब हमारा कम है। तो इस चीज के आधार पर क्या किया गया कि वायुदाब की पेटियों को कैटेगराइज कर दिया गया और लिखा गया कि 7 प्रकार की हैं। ये कितनी प्रकार की हैं? 7 प्रकार की वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। तो अब देखें, एक पेटी कहां पर पाई जाएगी? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। और ध्यान रखना स्टूडेंट कि इनमें 3 पेटियां कहां पर पाई जाएंगी? उत्तरी गोलार्ध में पाई जाएंगी। और 3 पेटियां कहां पर पाई जाएंगी? दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाएंगी। तो अब देखो स्टूडेंट, एक पेटी तो ये हो गई भूमध्य रेखा पर, 3 3 6 एक 7 हो गई। अब देखना, जो ये 3 पेटियां उत्तरी गोलार्ध में पाई जा रही हैं, इनकी दशा दिशा का रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से आपके पृथ्वी ग्लोब में कर दिया जाएगा, सेम उसी प्रकार की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होगी, सिवाय थोड़े से परिवर्तन के। सिवाय थोड़े से परिवर्तन शब्द लगा रहा हूं, ये ध्यान रखना। अर्थात अगर आपकी पृथ्वी का अर्धव्यास इन पेटियों को दर्शाने के लिए बनाया जाए और इन पेटियों को यहाँ पर दर्शा दिया जाए, तो ये सर्वमान्य बात होगी और अंडरस्टूड बात होगी कि यही स्थिति इसके दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाएगी। तो इस तरह से 3 उत्तरी गोलार्ध की पेटियां और वही स्थिति 3 दक्षिणी गोलार्ध की पेटियां और एक भूमध्य रेखा की पेटी, ये मिलाके कुल मिलाके 7 हो जाती हैं, 7 पेटियां। तो आइए जरा सा इनको हम लोग देखते हैं कि ये जरा 7 पेटियों का नामकरण करें और देखें कि ये 7 पेटियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखते हैं और फिर समझते हैं, जानना ज़रूरी है। ये 7 प्रकार की पेटी में जो पहला नंबर है वो क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी।
सिद्ध हो गया कि भूमध्य रेखा पर जो पेटी होगी उसका दाब कैसा होगा, निम्न होगा। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरी उपोष्ण, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि ये जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी हमने लिखी, ये ग्लोब की एक पेटी उत्तरी गोलार्ध में होगी और एक पेटी दक्षिणी गोलार्ध में होगी, अर्थात ये दोनों गोलार्धों में इसकी अवस्थिति पाई जाएगी। तो इसकी संख्या भी क्या हो गई, 2। अब देखिए तीसरे नाम, अभी इन सब का मैं डिटेल आपको चित्र के सहित करता हूं, लेकिन पहले नामकरण जानना जरूरी है। तीसरा क्या है, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय। ये कौन सी पेटी होगी, निम्न दाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट होगी। अब देखना वही सेम बात यहां पर भी होगी कि उपध्रुवीय की जो अवस्थिति और दशा दिशा उत्तरी गोलार्ध में होगी, वही अवस्थिति और दशा दिशा दक्षिणी गोलार्ध में भी होगी। इस तरह से संख्यात्मक रूप से 2 पेटियां उपध्रुवीय भी पाई जाएंगी। और अगले हम देखें तो क्या है, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय कैसी हो जाएगी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब स्टूडेंट देखें सेम वही स्थिति होगी, 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, तो दोनों जगह पर ध्रुवीय उच्च दाब पेटी होगी। तो 2 ये हो गई, 2 2 4 2 6 7। अब देखें स्टूडेंट, थोड़ा सा चीजों को और गहरे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब, तो पहले यहीं से क्लियर हो गया कि इसमें निम्न दाब की स्थिति है। अच्छा, तो सबसे पहली चर्चा जो हमारी, ये चीज़ें स्टूडेंट मैं आशा करूंगा कि आप नोट कर लें, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें ताकि हम लोग सिक्वेंसली आगे बढ़ते चले जाएं। तो अब हम लोग दाब पेटियों में सबसे पहली जो दाब पेटी की चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसकी हम चर्चा करेंगे। अच्छा चलिए देख लेते हैं इसकी स्थिति क्या है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें एक चित्र का भी सहारा लेना पड़ेगा, चित्र के माध्यम से भी हम लोग थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर रीजन है 0 डिग्री। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है, इस पहली क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, तो इसका मतलब कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पाई जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इस सबसे पहली इसकी अवस्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में। किसके बीच में, 0 डिग्री से 5 डिग्री। अक्षांश शब्द लगा दे या न लगाएं, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो गई है। तो ये जो एरिया है हमारा, अगर मैं इसको 5 डिग्री, और ध्यान रखना है सदैव कि नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ की ये जो पेटी है, यही हमारी क्या है, निम्न दाब है। अच्छा, तो ये तो इसकी अवस्थिति हो गई। अब हमें ये बात भी समझना होगा, हमें ये बात भी समझना होगा कि आखिर ये निम्न दाब यहाँ पर क्यों है, आखिर यहाँ पर निम्न दाब क्यों है। तो स्टूडेंट इस बात को समझ लेंगे आप
तुरंत ही, क्योंकि इससे ठीक पहले मैंने आपको बताया है कि वायुदाब पर तापमान का क्या असर होता है। तो स्टूडेंट देखें कि सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पर लंबवत 12 महीने इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर पड़ती हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो वायु हल्की होगी, और वायु हल्की होकर के ऊर्ध्वगामी होगी, संवहनी धारा प्रारंभ हो जाएगी। अब जब वायु ऊर्ध्वगामी होगी तो निश्चित रूप से वो अपने ऊर्ध्वगमन वाले क्षेत्र पर निम्न दाब की अवस्थिति क्रिएट करेगी। कैसा होगा दाब? निम्न दाब की अवस्थिति क्रिएट करेगी, निश्चित रूप से निम्न दाब होगा। तो अब देखें, इसके निम्न दाब का प्रमुख कारण क्या हो गया? निम्न दाब का प्रमुख कारण हो गया तापमान। तो इस तरह से इस पेटी को तापजन्य पेटी भी कहते हैं, ध्यान रखना है, तापजन्य पेटी, क्योंकि इस पेटी के निम्न दाब का जो कारण है वो क्या है? तापीय कारण है। ये इस पेटी का के निम्न दाब का मुख्य कारण क्या है? तापीय पेटी। अब देखें, इसकी जो अवस्थिति है, यहाँ पर संवहनीय धाराएं होंगी, ऊर्ध्वगामी होगी वायु, और ध्यान रखना है इसी क्षेत्र को हम लोग डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको थर्मल बेल्ट्स का डिवीज़न किया था उस लेक्चर पर आप जाएंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब की गई, लेकिन यहाँ भी समझ लें कि ये पेटी डोल ड्रम होगी। इसका अर्थ क्या होता है कि शांत पेटी। शांत पेटी का अर्थात मौसमीय दशाएं यहाँ पर लगभग शांत रहती हैं। तो जब मौसमी दशाएं शांत रहेंगी तो ये डोल ड्रम की पेटी भी कहलाएगी, निम्न वायुदाब पेटी। अब देखें, निम्न वायुदाब पेटी पर तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, तो अधिक तापमान से क्या होगा कि यहाँ पर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक हो जाएगी। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर आर्द्रता की स्थिति क्या होगी? अधिक होगी। आर्द्रता, इस पेटी पर आर्द्रता की स्थिति क्या होगी? अधिक होगी। अच्छा देखें, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको सीखनी है, अभी पवनों का कॉन्सेप्ट तो नहीं आया है, केवल कुछ पवनों के नाम लिए जाएंगे और उनसे आपको बहुत घबराना नहीं है। उन पवनों का डिटेल आपको आगे किया जाएगा तो आप बाखूबी उस बात को समझेंगे। अभी हम लोग पवनों का केवल नाम लेंगे। तो स्टूडेंट, होता क्या है, इस जगह पर एक महत्वपूर्ण शब्द बनता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्या चीज़ है? ये ITCZ की अवस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। ये बात समझना है, ITCZ की अवस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये ITCZ है क्या? अब इसको समझें कि होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली व्यापारिक पवनें, अभी हम लोग देखेंगे कि ये पवनों के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि व्यापारिक पवनें क्या हैं, पछुआ पवनें इत्यादि क्या हैं, लेकिन अभी हमें यही समझना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से चलने वाली व्यापारिक पवनें इस जगह पर आपस में कन्वर्जेंट हो जाती हैं, अभिसरित हो जाती हैं, मिलती हैं। अब मेरे हाथ की ओर आप देखिएगा, ये एक पवन प्रवाह है, ये एक पवन प्रवाह है, दोनों आपस में आई तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, ये दोनों आपस में टकराएंगी। तो टकराने के लिए ये जो जोन बना, ये जो एरिया बना, ये क्या है? इनका मिलन स्थल है, इनका अभिसरण स्थल है, और इसी अभिसरण स्थल को हम लोग ITCZ के नाम से जानते हैं। तो पहली बात यह हो गई कि इस पेटी पर हम लोग अध्ययन किसका कर रहे हैं कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इससे संबंधित जो विशेषताएं हैं वो क्रमिक रूप से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमने देखा कि यहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी वाले क्षेत्र पर ITCZ की अवस्थिति होती है। और ITCZ क्या है कि दोनों गोलार्धों से चलने वाली व्यापारिक पवनें आपस में इस जगह पर अभिसरित होती हैं, और अभिसरित होने के बाद ऊर्ध्वगामी होंगी। ऐसे आएंगी, दोनों अभिसरित होंगी, दोनों लड़ेंगी, तो निश्चित रूप से ऊपर की ओर उनका प्रवाह होगा। तो जब ऊपर की ओर प्रवाह होगा तो प्रैक्टिकली आप समझें कि नीचे
उस कन्वर्जेंस जोन में जब पवनें ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही हैं तो नीचे कौन सा दाब की स्थिति क्या होगी, स्वतः कम दाब बनेगा। इसीलिए स्टूडेंट ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये बात लिखी जाएगी, जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं लिखना पड़े तो आपको लिखना होगा कि यद्यपि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की उत्पत्ति के पीछे ताप जनित कारण है, फिर भी गतिक कारणों को नकारा नहीं जा सकता, गतिक कारण को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात यहाँ पर कि कुछ ना कुछ फर्क तो कन्वर्जेंस के बाद ऊर्ध्वगमन जब वायु का होता है तो उससे भी न्यून वायुदाब की स्थिति बनती है, तो कुछ ना कुछ तो गतिजन्य कारणों का भी कुछ ना कुछ सहयोग यहाँ पर पाया गया। तो इस तरह से ITCZ। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या ITCZ सदैव अपनी इसी अवस्था में पाया जाता है, इसी स्थिति में पाया जाता है? तो नहीं। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ये जो ITCZ है, उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होगा, उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होगा। और जब सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होगा, दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होगा। इस तरह से ITCZ का गमन भी होता है। लेकिन यहाँ पर ITCZ के गमन में एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, प्रश्न बनता है यहाँ पर, प्रश्न है कि ITCZ का सर्वाधिक मूवमेंट उत्तरी गोलार्ध में होगा या दक्षिणी गोलार्ध में होगा? तो ध्यान रखना है सर्वाधिक मूवमेंट, इसका सर्वाधिक स्थानांतरण उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की अधिकता है, स्थल खंडों की अधिकता है। तो सूर्य जब उत्तरायण होगा तो स्थल खंड अत्यधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त करके तप्त हो जाएंगे और ITCZ अपने आप उत्तर की ओर अधिक झुक जाएगा और व्यापारिक पवनों का जो अभिसरण है वो पेटी अर्थात ITCZ खिसक जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। किसकी अधिकता है? जल की अधिकता है। तो जल स्थल की तुलना में जल का स्वभाव है कि कम गर्म होता है, इसलिए क्या होता है कि ITCZ का खिसकाव कम होता है और स्थायित्व बना रहता है। सबसे खास बात यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में ITCZ का खिसकाव भी कम होगा, इस गोलार्ध की ओर खिसकाव भी कम होगा और इस पेटी में एक स्थायित्व होगा। यहाँ पर खिसकाव भी अधिक होगा और इस पेटी का उत्तरी गोलार्ध में ITCZ का स्थायित्व भी कम होता है। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्थिति ये हो जाती है कि उत्तरी गोलार्ध जब उत्तरायण की स्थिति आती है तो जब ITCZ का खिसकाव होगा तो ITCZ खिसक के आपके मध्य भारत के आसपास आ जाता है, कर्क रेखा के आसपास ITCZ आ जाता है। तो इस तरह से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में इसका खिसकाव भी होता है, इसका ITCZ का खिसकाव भी होता रहता है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग अगली पेटी की ओर पढ़ते हैं।